बैड न्यूज गुरु ये नाम क्यों रखा आपने, क्या कहानी है इसके पीछे की? भाई घुटने खराब है, रख दिया बैड न्यूज गुरु। बस इतना ही? नहीं इतना नहीं है। जब मैं नाम सोच रहा था, आपकी 3 बार सर्जरी हुई ना भाई? जी, 3। कैसे, ये क्या हो गया? तो जो चीज मैं अपनी लाइफ में 10 लाख बार कर चुका हूँगा वही कर रहा था, कुछ नया नहीं कर रहा था। और राइट घुटना टक टक, ठीक है, पॉप साउंड आई। तो ये एसीएल इंजरी ऐसी चीज है, एसीएल टेयर मेनिस्कस टेयर, इट इज जस्ट लाइक अ रेड कार सिंड्रोम। पता है आपको रेड कार सिंड्रोम? नहीं। मैं बताता हूँ रेड कार सिंड्रोम क्या होती है। पहली सर्जरी, दूसरी इंजरी। यार सर्जरीज तो मैंने 2 करा के देख ली, क्या सर्जरी सॉल्यूशन है? मुझे लगने लगा था नहीं। देयर इज अ मार्केट गैप, कि मार्केट में गैप है। एंटरप्रेन्योर, कब कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर निकल के आता? उबर ने क्या किया, कैब लेने हमें टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ रहा है, कैब आ क्यों नहीं सकती? बात तो छोटी सी थी, उस गैप को अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे फिल करना मैं स्टार्ट कर। तो जो मेरी तीसरी इंजरी हुई, मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी, मैं तीसरी सर्जरी तब करवाऊंगा। पार्क में, ग्राउंड में लोग रनिंग करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत रनिंग करिए उन्होंने, तो उनके नीज में पेन होने लग जाता है। अब जो आपके घुटनों में दर्द शुरू हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपके घुटने ही रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे। इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर हेल्थ टुडे ओवर एवरीथिंग एल्स, यू विल सफर टुमारो। बेसिकली 35, 37 प्लस आते हैं ना हमारे पास, वो एक मजबूरी के साथ आते, वो आते हैं एक ब्लैंक चेक के साथ कि पैसों की बात मत करो, क्या तुम ठीक कर दोगे? ये पता है कौन लोग होते हैं? क्या कभी घुटना टूटा है? सोचा है कभी आपके घुटने टूट जाए और आपकी लाइफ की सारी प्लानिंग और सारे सपने ऐसे ही रह जाएं? पर इन सब मुश्किलों के बाद भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो और बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज देते हो। तो कुछ ऐसी ही कहानी है आज के हमारे गेस्ट की। आज हम उनसे जानेंगे कि अपने घुटनों को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी बॉडी को कैसे हम फ्लेक्सिबल रखें। सिद्धार्थ उनियाल, वेलकम टू द पॉडकास्ट भाई। नमस्ते निशांत भाई, क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? टॉप क्लास। भाई ये बैड न्यूज गुरु ये नाम क्यों रखा आपने, क्या कहानी है इसके पीछे की? भाई घुटने खराब है, रख दिया बैड न्यूज गुरु। और क्या? बस इतना ही? नहीं इतना नहीं है, स्टोरी तो काफी लंबी है अपना। तो जब मैं नाम सोच रहा था, मैंने स्टार्टेड दिस अकाउंट अक्टूबर 2023 में। तो मैं प्लान नहीं किया मैंने ज्यादा, मैं ज्यादा प्लानिंग वाला बंदा हूँ नहीं, मैं एग्जीक्यूशन वाला बंदा हूँ कि सोच दिया ये करना है तो कर दो। तो जब मैं नाम सोच रहा था तो सबसे पहली चीज जो मैंने पकड़ी, आजकल दुनिया में क्या चलता है, आप कोई भी नेगेटिव चीज दिखाओगे ना, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज आप एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालो जिसमें आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, आराम से गाड़ी चला रहे हो, है ना, घर पहुंच गए कुशल मंगल, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या वो वीडियो चलेगी? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपने वीडियो बनाई कि मैं 120 पे गाड़ी चला रहा था, मैंने इसको उड़ा दिया, वो वायरल हो जाएगी, नेगेटिव। बिल्कुल, ठीक है। तो आई स्टार्टेड माई नेम विद समथिंग नेगेटिव बेस्ड ऑन दिस फैक्टर, इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी की बैड। ठीक है। उसके बाद नीज, ठीक है, बट आई वांटेड इंडियन हिंदी टच थोड़ा सा, ठीक है। गुरु भी आ गया, तो गुरु वहां से लगा। मतलब ऐसे था कि पहले इन माय प्रीवियस अकाउंट आई यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन इंग्लिश, ये सोच के कि भाई मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं ऐसा हूं, मैं दूसरे लोगों को भी देखता था। लेकिन मैं वो चीज तोड़ना चाहता था कि मैंने कहा यार, हम दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है हमारे देश की, सबसे बड़ी ऑडियंस हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया की ही है। बिल्कुल। आप किसी गोरे की, किसी चीनी की रील पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, कमेंट नहीं मिलेंगे, जो सबसे डैंक कमेंट होगा वो हमारे इंडियन का होगा। ठीक है। तो बैड नेगेटिव चाहिए था बिकॉज इट वर्क्स। घुटने हमारे खराब हैं ही, और बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ इतने टाइम से, मेरे घुटने खराब है, जो मैं सीखा हूँ इतना टाइम इस चीज से, वही बाकियों को सिखा रहा हूँ, तो गुरु रख दिया, बैड न्यूज गुरु। बढ़िया भाई, बढ़िया। आपकी 3 बार सर्जरी हुई ना जी? 3। कैसे, ये क्या हो गया था? तो मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर कह सकते हो, प्रोफेशनल फुटबॉलर था, ठीक है। एंड 18 साल की उम्र में पहली बार ACL टेयर हुआ, ठीक है। तो ये फुटबॉल खेलते हुए ड्यूरिंग अ गेम, ठीक है। एक ऐसे स्टेप ओवर मारते हुए, आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा होगा स्टेप ओवर मारते हुए, तो मैं भी लेफ्ट विंगर था, ठीक है। क्विक, मेरा गेम प्ले बहुत क्विक और इंस्टिंक्टिव था, ठीक है। तो मैं बहुत स्टेप ओवर, स्किल्स वगैरह, ड्रिबलिंग, टेडर, जो होता है कि यार आपने फुटबॉल जब देखा होगा, टीम में एक बंदा होता ही ऐसा कि जो जलेबियां बनाता रहता है, सबको काटता रहता, तो अपनी टीम का मैं था,
अच्छा। तो जो चीज मैं अपनी लाइफ में 10 लाख बार कर चुका हूँगा वही कर रहा था, कुछ नया नहीं कर रहा था। और राइट घुटना टक टक, ठीक है, पॉप साउंड आई, कान में ऐसे बजता है जैसे जब तुमने देखा है कि माइक की आवाज होती है कि सीटी बज जाती है ना। सीटी बजती है। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं तो खड़ा होके बाहर भी आ गया। अच्छा। पर थोड़ा सा दिक्कत सी लग रही थी। तो पहली इंजरी ऐसे हुई। तो उससे पहले मेरे को फाउंडर्स दोनों की, आमीन और रोचन दोनों की ACL इंजरीज और सर्जरीज हो चुकी थी। तो मुझे आइडिया हो गया था कि ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज ये ACL इंजरी ऐसी चीज है, ACL टेयर, मेनिस्कस टेयर, इट इज जस्ट लाइक अ रेड कार सिंड्रोम। पता है आपको रेड कार सिंड्रोम? नहीं। मैं बताता हूँ रेड कार सिंड्रोम क्या होती है। अनलेस और अनटिल यू डोंट हैव अ रेड कार और यू आर नॉट प्लानिंग टू बाय अ रेड कार, यू विल नॉट सी अ रेड कार ऑन द रोड। समझ गया। ठीक है। तो ये ACL ऐसी चीज है, जब तक आपके हुआ नहीं या फिर आपने आसपास कहीं वो पहले देखा नहीं, तो तब तक आपको पता भी नहीं होगा कि ACL और मेनिस्कस टेयर क्या होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे लिए था कि मुझे एक आइडिया था, नई चीज नहीं थी, मुझे पता था कि ये वो हो सकता है। ठीक है। और देन जो डर था वही हुआ। फिर उसकी सर्जरी कराई। आई वॉज 18 ईयर था, 2014 या 15 आई गया, सब तो भूल भी गया, 10-12 साल हो गए। एंड फिर रिकवरी तो क्या ही की। चौथे महीने में मैं वापस प्रोफेशनल खेल रहा था आफ्टर सर्जरी। चौथे महीने में हाँ। एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट दैट टाइम एंड पीपल वर ऑल्सो लाइक कि वाह सिद्धू, तो मेरा निकनेम सिद्धू सा है, जो भी लोग मेरे आसपास है सिद्धू बोलते हैं। तो कि भाई तू तो चौड़े में वापस आ गया यार, चौथा महीना है, पता भी नहीं लग रहा है तेरी सर्जरी हुई, तू तो पहले ही जैसे ही खेल रहा है। जा रहा हूँ, गोल मार रहा हूँ, नाम बज रहा है भाई का। और यही होता है, वापस क्लब में चला गया, टीम में आ गया, जाते ही मतलब आई वाज द मेन प्लेयर अगेन। उस टाइम प्राउड था, बट मुझे नहीं पता था मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ। ठीक है। सेम थिंग हैपेंड विद द अदर नी विद इन 9 months। देखो 9 महीने में तो रिटर्न टू स्पोर्ट भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, सर्जरी के बाद। लेकिन 9वें महीने में तो मैं प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेल रहा था, जिसके दौरान मेरे दूसरे नी में इंजरी हो गई। तो दूसरे नी में इंजरी हो गई, तब तो पता ही था क्या होगा, है ना, कि वही दूसरी कांटेक्ट थी। पहली नॉन कांटेक्ट थी कि मुझे किसी ने टच भी नहीं किया, मैं अपने में ही। दूसरी वाली कांटेक्ट थी, गोलकीपर को भी काटने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा ज्यादा फैंसी हो रहा था कि फिनिश कर सकता था कि नहीं इसे भी काटूंगा। उसे काट रहा था, उसने उसके और बॉल के बीच में मेरा पैर आ गया, उसने बॉल के साथ पैर भी पकड़ के खींच लिया। तो दूसरी इंजरी ऐसे हुई। देन बहुत गरीब घर से था मैं, ठीक है, मतलब नॉट जस्ट सेइंग इट, जितने कमरे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं इतने कमरे में हम 4 लोग बड़े हुए हैं कि तो फुटबॉल से कुछ पैसा तो ऐसा बन नहीं रहा था, थोड़ी बहुत कभी स्कॉलरशिप लग जाती थी, ठीक है। तो डिसीजन लेना पड़ा कि यार अब क्या किया जाए, सर्जरी तो करानी पड़नी थी, बिल्कुल। उस टाइम नहीं सोचा था कि फुटबॉल छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बट सर्जरी कराई, टुक अ डिसीजन। सपना था देश के लिए खेलने का, बड़ा प्लेयर बनने का, हैड टू ड्रॉप, छोड़ दिया। तो वो थी दूसरी। जो तीसरी थी वो स्टोरी में बहुत आगे, उसके इन 2 सर्जरीज के बहुत आगे की है वो, 5-7 साल बाद। 5-7 साल बाद, हाँ। तो तभी भी रुका नहीं मैं, दूसरी सर्जरी के बाद भी गलतियां करता गया। अच्छा। क्योंकि दिमाग से तो पागल था ही, और गाइडेंस सबसे बड़ी चीज। इस बीच मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, क्या होता है जब एक एथलीट के इंजरी होती है तो एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो नहीं मिली थी। इसीलिए एक 18 साल का लड़का 3 महीने में 4 महीने में रिटर्न टू स्पोर्ट कर रहा था, बिल्कुल। और सिर्फ मैं नहीं था, ऐसे बहुत और भी लोग होंगे। हाँ, वो गाइडेंस की कमी की वजह से सब यही करेंगे। बिल्कुल। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको 3-4 एक्सरसाइज बता दी जाएंगी, पैर सीधा रख के उठा लो, घुटने के नीचे तकिया रख के बिल्कुल दबा लो, और बस यही पता होता है। आप पूछोगे जी क्या मैं भाग सकता हूँ, वो बोलेंगे भाग के दिखा, आप भाग के दिखा दोगे, हल्का हल्का लंगड़ा के, वो बोलेंगे चलो ठीक तो है, दर्द हो रहा है, तुम बोलोगे नहीं, वो कहेंगे चलो फिर तो भाग, अगर दर्द नहीं हो रहा तो। कोई साइंस बैक्ड अप बात नहीं होती थी, कोई डेटा रिलेटेड बात नहीं होती थी, कोई रूट कॉज एनालिसिस नहीं होती थी, कोई असेसमेंट नहीं होती थी कि इसकी बॉडी में क्या क्या कमी है, क्या करना चाहिए, रनिंग पर उतरने से पहले इसे क्या करना चाहिए, कैसे कैसे इसे प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज लोड लेना चाहिए, कोई नहीं था। बस लगे रहो, जो चल रहा है लगे रहो। तो गलतियां दूसरी सर्जरी के बाद भी मैं करता रहा। फुटबॉल खेलना छोड़ दिया, नौकरी करने लग गया,
ठीक है, मतलब मैंने डिसीजन बहुत जल्दी लिया। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी जिंदगी खराब, मैं विक्टिम माइंडसेट कभी था ही नहीं। ठीक है, मेरा था कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे सोचो, जिंदगी खत्म नहीं होती। ठीक है, आई स्टिल लव फुटबॉल। ठीक है, आई एम नॉट स्टिल ओवर फुटबॉल, कि मैं गेट ओवर आज भी नहीं कर पाया। आज भी जैसे मेरा बैचमेट है आकाश सांगवान, वो अभी रिसेंटली इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। अभी 2 गेम खेले हैं उसने। ठीक है, तो मैं उसे देखता हूँ, उसमें मैं खुद को देख लेता हूँ, अपनी जीत देख लेता हूँ कि चल बढ़िया भाई, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी यार, कि भाई खेल लिया, मैं खेल लिया, एक ही सही बात बात है। वो भी जब आता है चंडीगढ़ आता है, तो करंटली वो गो एफसी में है, जब भी वो आता है तो सबसे पहले जर्सी लेके आता है मेरे लिए कि भाई के लिए, जैसे भाई बहने का। हाँ, तो बस उसमें अपनी जीत देख लेता हूँ, डिसीजन लिया, आगे बढ़ा। लेकिन फिर भी मैं फिटनेस में हमेशा साइड बाय साइड था ही, बिल्कुल, कि फिटनेस चल रही है। थर्ड इंजरी कैसे हुई थी वो, उस पे रह गए थे? वही आ रहा हूँ, फिटनेस चलती रही, फुटबॉल भी खेलता रहा। अच्छा। फुटबॉल नहीं छोड़ा मैंने कि फुटबॉल छोड़ दिया, उन्हीं प्लेयर्स के साथ जो मेरी टीम में थे, ऐसे ही टूर्नामेंट्स खेल लेता था, 7A साइड, वीकेंड्स पे खेलने चला जाता था। लेकिन मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया था, मैं स्पेसिफिकली ट्रेन नहीं करता था उन चीजों के लिए। फिट अभी भी पूरा था, लेकिन बॉडी बदलती है, वक्त बदलता है, बिल्कुल, है ना, वो बदलता रहा, मैं गलतियां करता रहा सेम, और बस एक दिन दोबारा खेलते हुए राइट पैर में जिसकी पहली सर्जरी हुई थी, उसको मैं दोबारा टीयर हो गया। दैट वाज द डे व्हेन मैंने अपनी जिंदगी पूरी बदल दी। ठीक है, मैंने देख लिया कि अरे सर्जरीज तो मैंने 2 करा के देख ली, क्या सर्जरी सॉल्यूशन है? मुझे लगने लगा था नहीं, क्योंकि मेरे केस में तो नहीं था, और साइड बाय साइड में ऐसे 1000 लोगों को भी देख चुका था कि जिनके साथ यही चल रहा है, यही हो रहा है इनके साथ भी, इन्होंने भी 2 सर्जरी करा लिया, फिर भी तीसरा हो गया, पहली कराई दूसरा हो गया, एक कराई उसी में दोबारा हो गया। मैं कहा चल क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, और उस टाइम पता नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अच्छा, ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? मतलब किस वे में बोलना चाह रहे हो कि जैसे यार कोई धंधा शुरू करता है, हाँ, क्या सोच के करता है? धंधे से सीधी बात ये है, सबको पैसे कमाने, इन दी एंड ये है, लोगों को हेल्प करके पैसा कमाना। हाँ, लोगों को हेल्प करके पैसा कमाना है। ठीक है, तो उस टाइम नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गई थी। तो क्या होता है अपने आप ही वो धीरे धीरे, हाँ, कि यार देयर इज अ मार्केट गैप, कि मार्केट में गैप है। एंटरप्रेन्योर कब कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर निकल के आता है? ठीक है, कि मार्केट में एक गैप है बहुत बड़ा, कि जैसे अब जोमेटो स्टार्ट हुआ। ठीक है, जोमेटो ने क्या गैप भरा कि लोगों को भाई जाना पड़ रहा है खाना खाने। बिल्कुल, खाना आ भी तो सकता है। हाँ, देखो बात तो छोटी सी ही थी कि यार खाना आ भी तो सकता है ना। उबर ने क्या किया, कैब लेने हमें टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ रहा है, कैब आ क्यों नहीं सकती लेने? बात तो छोटी सी थी, लेकिन उस गैप को फिल करना, वो प्रोसेस, वो थिंकिंग, वो मतलब एंडलेस रिसर्च, ठीक है, एंडलेस हार्डवर्क के बाद आती है। तो उस गैप को अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे फिल करना मैं स्टार्ट कर चुका था। लोगों की हेल्प करना, अपनी रिसर्च करना, खुद पे चीजें ट्राई करना, लोगों को टिप्स देना, उनको करवाना। ठीक है, तो जब मेरी तीसरी इंजरी हुई, मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी, मैं तीसरी सर्जरी तब करवाऊंगा जब मुझे पता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर सर्जरी, एंड सर्जरी करवा के मुझे क्या करना है, ताकि ये दोबारा ना हो, चौथे टाइम ना हो, दोबारा हो। तो मैंने फिर 3-4 साल का गैप लिया हाँ, सर्जरी करवाने में। इस बीच मैंने अपनी सेल्फ स्टडी, मैंने डिग्रीज की। हाँ, ठीक है, मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच था। ठीक है, मैंने फिटनेस में, न्यूट्रिशन में, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन में, ठीक है, पढ़ाई की। और टू बी ऑनेस्ट वो सारी पढ़ाई वेस्ट थी, जो काम आई वो सारी सेल्फ स्टडी थी। मतलब मैं ओपन कैमरे में बोलना चाहूंगा कि जो किताबें मैंने पढ़ी, जो पेपर मैंने पास किए, अगर मैंने वो ना भी करता ना, जो मैं सेल्फ स्टडी, रिसर्च और बेसिकली यार ग्रोथ के लिए कर रहा था, बिल्कुल, ठीक है, अगर मैं सिर्फ वो भी करता रहता तो भी आज मैं यही होता। कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सिर्फ एक ठप्पा चाहिए था, एक सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, वो तो क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है कि यार ओके लेजिट है ये बंदा। ठीक है, वो किया। सर्जरी करवाई तब जब मैं 100 लोगों को, ऑलमोस्ट 100 लोगों को कंसल्ट कर चुका, कंसल्ट नहीं, ठीक कर चुका था। ठीक कर चुके थे, हाँ, कि मैं उन्हें करवा चुका था। ठीक है, और मैं अपनी कंडीशन पे भी साथ के साथ काम कर रहा था। एंड व्हेन आई सॉ दैट ओके दिस इज वर्किंग, और ये सब पहले
ऑफलाइन था। ओके। ये सारी ऑफलाइन की बात हो रही है। तो मतलब कैसे करते थे वे, मतलब आस पास? यार अभी बीच में ना एक बहुत लंबी स्टोरी वो हो गई मेरे करियर की, तो बस मैं आप ये लगा लो शॉर्ट में मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन गया था। ठीक है, मैं एथलीट्स को ट्रेन करता था फॉर देयर परफॉर्मेंस, हाउ टू रन फास्टर, हाउ टू जंप हायर, ठीक है, हाउ टू गेट बेटर एट योर फील्ड। इस बीच मेरा चंडीगढ़ में नाम बहुत हो गया था। ठीक है, कि चंडीगढ़ में ऐसा हो गया था कि एक कह सकते हो कि वो बन गया था कि स्टेटमेंट थी कि मैं सिद्धू के पास ट्रेन करता हूँ। ठीक है, कि उसके पास ट्रेन करता हूँ मैं। तो इस वजह से ना मेरी ऑफलाइन मार्केट बहुत बन गई थी, लोग बहुत जानने लगे थे, फेम पैसा धीरे धीरे आने लग गया था। ठीक है, स्लॉट्स ही नहीं बचे थे मेरे पास कि मैं ट्रेन लोगों को कैसे करूं। ठीक है, तो वहां तक बात पहुंच गई थी। इस बीच लोग बहुत आ गए थे मेरे पास, इसलिए मेरे पास लोग थे टेस्टिंग करने के लिए, मैंने की एंड बस वहीं से मुझे पता लग गया कि नाउ आई नो व्हाट टू डू। मैंने अपनी सर्जरी करवा ली तीसरी। और हाँ, लेकिन मैं उसकी सच बताऊंगा, मैं अपनी रिकवरी खुद ठीक नहीं कर पाया तीसरी के बाद भी, क्योंकि पड़ गया था ना, धंधे में पड़ गया था। हाँ, पैसा आने लग गया था। तो ठीक है, उस दौड़ में चल दिया। हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत चलने लग गया था काम। और बस यही फिर ऑनलाइन मार्केट में घुसने लग गया था कि जब अब कोविड आया था तो कोविड में हर चीज ऑनलाइन हो रही थी। मैंने कहा इंजरी रिहैब क्यों नहीं बिल्कुल ऑनलाइन हो सकता, मैं वो करने लग गया। मैं हैंड स्टैंड का बहुत शौकीन था। ठीक है, मैंने खुद बहुत मेहनत करके सीखा था। मैं बीच में लोगों को वो भी सिखाने लग गया ऑनलाइन। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन करने लग गया। तो पहली बार ऐसा था कि मैंने लाख रुपए देखे होंगे एक महीने में कितने होते हैं, कि 1 लाख मैं फोन मिला रहा हूँ अमीन को। उस टाइम अमीन खेल रहा था। ठीक है, अमीन क्लब्स में ट्राई कर रहा था, इंडिया बाहर इधर उधर था हमेशा। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, मैंने कहा भाई 20 तारीख के महीने की लाख रुपए कमा लिए तेरे भाई ने। ठीक है, अलग ही खुशी हो गई। उस टाइम अलग ही था यार, क्योंकि उससे पहले तनख्वाहें देखी थी। हाँ, सही बात है। क्या पहली नौकरी मैंने 11,945 की थी HDFC बैंक में। दूसरी वहां बोर हो गया, 1 साल सेल्स में था। दूसरा 1 साल किया, बोर हो गया, दूसरी में चला गया, B2B सेल्स में चला गया, वहां 25,000 रुपए तनख्वाह होगी। वहां फिर प्रमोट हो गया, 35 हो गई, 35 है ना। फिर मैंने कॉर्पोरेट छोड़ दिया, मैं फिटनेस में आ गया। F45 है, फंक्शनल 45, इट इज एन ऑस्ट्रेलियन चेन। आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। पहली फिटनेस में अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली, मैंने कहा चलो करते हैं। ठीक है, वहां 45,000 हो गई तनख्वाह। इतना ही देखा था। उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग्स करवा के, शुरू में इतनी थी नहीं, ऐसे 2-3 मिल जाती थी तो 50, 60, 70 तक भी बहुत लगता था। बट जैसे ही गेम ऑनलाइन आई, मैं कहा भाई ये तो अलग ही गेम है कि अगर इसे समझ लिया, क्रैक कर लिया। दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड ग्रैन्यूमल्स। हाँ, यहाँ से ग्रैन्यूमल्स का जन्म हुआ, हमने ब्रांड जो खड़ी की। ग्रैन्यूमल्स का मतलब क्या हुआ? तो ग्रैन्यूमल्स का मतलब है बिकमिंग अ ग्रेटर एनिमल, अ ग्रेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। इसके पीछे भी स्टोरी है कि ग्रैन्यूमल्स नाम कैसे स्टोरी होता होगा, कैसे हुआ। ये भाई सीधी सी बात है, चुराया हुआ नाम है। चुराया हुआ नाम है। कहाँ से चुराया? यार डेविड गॉगिंस पता है तुम्हें? हाँ, डेविड गॉगिंस ना अपनी एक स्पीच दे रहा था। अच्छा, ठीक है, पूरा गरम था। You motherfuckers, get your head right, get your mindset right, you have to become a granimal। जैसे उसने ग्रैन्यूमल बोला, ले भाई, मैं और रोचन मेरा को-फाउंडर है, हम सुन रहे थे कि यार ग्रैन्यूमल थोड़ा कूल नहीं लग रहा। ठीक है, मैंने कहा लॉक कर दे और नहीं सोचना, इसी पे रहते हैं। मैं कहा ये हमारा नाम हो गया। तो नाम हमने वहां से डेविड गॉगिंस की एक स्पीच से हमें ग्रैन्यूमल्स नाम मिला, और हम बहुत रेजोनेट कर पा रहे थे उससे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी उस टाइम ना बहुत रॉ थी। इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे हम। हमें था कि हम कुछ, डेविड गॉगिन्स की ऑडियंस वही है कि जो भाई फाड़ देंगे, बहुत खतरनाक माइंडसेट। ठीक है, इन समवट वे हमारा माइंडसेट वही है, लेकिन हमने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया है विद साइंस, विद एक्सरसाइज साइंस एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। तो बहुत रेजोनेट कर पा रहे थे। दैट्स हाउ द नेम ग्रैन्यूमल्स। तभी से आपने लोगों को कंसल्ट करना स्टार्ट करा था? नहीं, वो तो पहले से चल रहा था। पहले से ही? हाँ, हम तीनों दोस्तों क्यों इकट्ठे आए कि यार चलो बड़ा करते हैं इसे, कि अगर सिद्धू अकेला लाख रुपए कर रहा है 20 दिन में, हाँ, वो शुरू किया है अभी, बिल्कुल ठीक है, आगे आगे बढ़ी जा रहा था। तो अगर हम इसे स्केल करना चाहें तो क्या अपॉर्चुनिटी है, और बस इसी रेस में लग गए हम। और तब हमने कंपनी रजिस्टर कराई, कर दिया ग्रैन्यूमल स्टार्ट। तो भाई आपकी क्लाइंट लिस्ट में कोई बड़ा नाम है, एथलीट या कोई क्रिकेटर? यार बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि
मैं बताता हूँ। तो भाई बड़े नामों की सच्चाई ये होती है, जब आपके पास बड़े नाम आते हैं ना कोई दिक्कत लेके, कोई जिंदगी की दिक्कत लेके, वो नहीं चाहते कि वो दिक्कत बाहर पब्लिक में जाए, है ना। तो बड़े नाम एक लिमिटेशन के साथ आते हैं। नाम हमारे पास बहुत आए, बहुत दिक्कतों के साथ है, लेकिन सबसे पहली लिमिटेशन उनकी ये होती है कि किसी को मत बताओ, ठीक है, कि हम आपके पास आए थे। एंड विच इज फाइन, वी आर इनटू अ बिजनेस, वी हैव टू अधेयर इट, राइट। दे आर, हमारे क्लाइंट एग्रीमेंट्स होते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में ना जाए तो नहीं जाएगी। बट मैं कुछ नाम शेयर करूंगा आपके साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब थे स्टार्टिंग से ही। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, सिर्फ ग्रैन्युअल्स नहीं, उससे पहले तो बलवंत पाजी, आपने इंडियन सुपर लीग सुना होगा, फुटबॉल लीग होती है। तो बलवंत सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन, इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर इन ISL, जो ISL का पहला सीजन था। तो पंजाबी हैं पाजी, अपना बहुत टॉप प्लेयर, टॉप गाय, दिल से मतलब एक नंबर, लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। तो वो सबसे पहला बड़ा नाम था जो मेरे पास ट्रेन करने आया था, ठीक है, थ्रू कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि सब नाम बनने लग गया था। तो पाजी के कॉन्टैक्ट्स थे, तो पाजी को लोग बताते थे कि मुंडा है भाई, साडा एक मुंडा है थे ओदे कोला। तो बलवंत सिंह पहला नाम था जो मेरे पास ट्रेन करने आया था। एंड इट वाज मतलब ग्रेट वर्किंग विद समवन लाइक हिम, क्योंकि एक तो बात ऐसी है कि लोग एथलीट्स 1000 अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, और पंजाबी थोड़े नटोरियस होते हैं, ठीक है, पंजाबी बाय नेचर थोड़े नटोरियस होते हैं कि थोड़ा सा काम चोरी कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं, कल देख लूंगे अपन, आज छाड़ कल देखी जाओगी। बट बलवंत पाजी वाज डिफरेंट। मैं हूं टाइम में बहुत पक्का, ठीक है, कि अगर मैंने तुम्हें कोई टाइम दे दिया और मेरी तरफ से कोई ऊपर नीचे है तो आई विल बी अकाउंटेबल फॉर माई सेल्फ। बलवंत पाजी में मैंने क्या चीज देखी, वो बंदा मुझसे 10 मिनट पहले आ रहा था यार, ठीक है, वो बंदा मुझसे 10 मिनट पहले आ रहा था। जिस चीज की वजह से मैं खुद को और पुश करता था कि जब मैं पाजी को ट्रेन करता था कि मैं और रिसर्च करके आऊं और पाजी को अच्छे से असेस करूं, कंडीशन समझूं और अपना बेस्ट दे पाऊं। तो बलवंत पाजी एक नाम था। शहनाज पाजी, शहनाज सिंह, अ वेरी बिग नेम, मतलब CFA चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी का बहुत नाम होता था, उसका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। इंडिया अंडर 17, 19 सीनियर, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, एंड आई गेस मुंबई सिटी FC, उनका सबसे जो बेस्ट सीजन गया था मुंबई सिटी FC में था। पाजी इज अगेन अ ग्रेट टैलेंट, बट या एज आई टोल्ड यू, जैसे बलवंत पाजी एक साइड बहुत ही सिंसियर, शहनाज पाजी प्रॉपर पंजाबी नटोरियस, ठीक है, बट दिल से दोनों बहुत टॉप। एंड एक और अपना अमरजीत सिंह कियाम, जिसने अंडर 17 इंडिया वर्ल्ड कप का कैप्टन था, अमरजीत सिंह कियाम। एंड वो भी, ऐसे बहुत सारे नाम है, बट आई कैन ओनली टेक अ फ्यू नेम्स। कोई बात नहीं भाई। ये एथलीट्स की रिकवरी पूरी हो जाती है कि पहले की तरह खेलने लग जाते हैं? जी बिल्कुल, इफ द अप्रोच इज राइट। लेकिन यार इनका मतलब ये पूरा वर्कआउट भी इतना अच्छा करते हैं, पूरी स्ट्रेचिंग के साथ करते हैं, फिर इनके इतनी इंजरीज क्यों होती है? देखो, इट्स नॉट दैट इजी, ये बोलना इतना आसान नहीं है। देखो, वर्कआउट करने आप भी रोज जा सकते हो, एक एथलीट है, उसकी लाइफ में क्या है, उसके इंजरी हुई, उसके पास पूरा टाइम है। एक प्रोफेशनल एथलीट की बात करते हैं जो अर्न करता है थ्रू द स्पोर्ट, उसने लाइफ में कुछ और नहीं करना, उसने खेलना है। तो उसकी इंजरी हुई, मान लो ACL की सर्जरी करा ली, ACL की सर्जरी के बाद वो दिन में 5 घंटे भी देगा खुद को, देने पड़े तो बिल्कुल 5 घंटे वो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 घंटे वो जो कर रहा है वो चीज ऑन पॉइंट और सही है। उसको डायरेक्शन कौन देगा? सही बात है, प्रोफेशनल टीम, एक फिजियो, कोचेस, डॉक्टर्स। अगर हर चीज ऑन पॉइंट नहीं है, आपकी असेसमेंट्स ठीक नहीं हुई, आपकी रूट कॉज एनालिसिस नहीं हुई कि यार अगर कोई रिकवरी में दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, ठीक है, उसे कैसे ठीक करना है, उसको अटैक करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या है, हम एक्सरसाइज साइंस के रूल्स उसमें लगा रहे हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी बिफोर रिटर्न टू स्पोर्ट, तो री इंजरी के चांसेस बढ़ते रहते हैं, चाहे जितना मर्जी फिट सही बात एथलीट हो। यार कोई रीजन था, ज़लाटान इब्राहिमोविच, वर्जिल वैन डाइक, ठीक है, इन लोगों के पास, हमारे पास ऐसा क्या है जो इन लोगों के पास नहीं है? सब कुछ है उनके पास, हमसे 1000 गुना ऊपर है। अगर वो लोग 9 से 12 महीने ले रहे हैं आफ्टर ACL सर्जरी टू रिटर्न टू स्पोर्ट, हमारे यहाँ लोग
6 महीने में वापस आके चौड़े क्यों होते हैं मुझे समझ नहीं आता, है ना। कोई और फिर री इंजरी हो जाती है ना, फिर फंसे रहते हैं लूप में और करियर ऐसे ही खत्म होते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच, एक सिस्टमैटिक डेटा बैक्ड अप्रोच टुवर्ड्स रिटर्न टू स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सवाल का जवाब, सब कुछ करते हैं लेकिन ठीक करते हैं एंड ऑन पॉइंट करते हैं, वो साइंटिफिकली डेटा से बैक्ड अप है या नहीं, उसमें सारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, रिकवरी, रिहैब प्रोटोकॉल्स के रूल लागू हो रहे हैं या नहीं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल भाई, ये जैसे ना ग्राउंड में ना देखते हैं, पार्क में या ग्राउंड में लोग रनिंग करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत रनिंग करी उन्होंने तो उनके नीज में पेन होने लग जाता है, तो वो कैसे ठीक करें? वो देखो, सबसे पहली चीज वो हो क्यों रहा है, ठीक करना बाद की बात होती है, ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले कि यार इंसान तो भागने गया है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा इस पे, हमारी इंडियन मेंटालिटी कि पीपल ओवर 35, हम सबके मम्मी पापा, बिल्कुल, अगर वेट लॉस और फिटनेस की बात है उन्हें क्या पता है? रनिंग या फिर 10 के स्टेप्स, 10 के स्टेप्स चलो, ठीक है, तो वो चलने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। वेट लॉस और किसी हद तक वो हो भी जाता है, हेल्प भी करता है कि मैं फिट रहूं, लेकिन वो एक फ्री गिफ्ट के साथ आ जाता है कि जो घुटनों में दर्द चालू हो गया। अब वो हो क्यों रहा है? देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है, योर मसल मास is the most valuable currency that you can invest in today, ठीक है। मसल मास कैसे इंक्रीज होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, आपके न्यूट्रिशन से। तो जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, अपने मसल्स का, अपनी जॉइंट मोबिलिटी का, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते, अपने मसल मास को नहीं काम कर रहे उस पर, और बस लगे हैं 10 के स्टेप्स चलने पे, उन्हें दिक्कतें आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगी इफ यू कंपेयर इट विद समवन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करता है, अपने खाने का भी ध्यान देता है और घुटनों पे लोड अंधाधुंध नहीं डाल रहा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद अगर आप 10 के स्टेप्स चल रहे हो, दैट इज ऑल यू शुड बी डूइंग टू प्रोटेक्ट योर नीज। अगर आप वो नहीं कर रहे, उसके बाद घुटनों में दर्द हो रहा है, देन यू शुड नॉट कंप्लेंट नहीं करोगे फिर आप, ठीक है। देन कमिंग टू द पॉइंट, उसे ठीक कैसे करना है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। सबसे पहले वो जो पेन आपके शुरू हुआ होगा ना, मैंने 2-3 बार वर्ड यूज कर दिया, रूट कॉज, वन ऑफ माय फेवरेट इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का, बट बोलनी पड़ती है क्योंकि वी गेट पीपल फ्रॉम यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ, हाँ साउथ। तो एक मेरा वर्ड फेवरेट बन गया है, रूट कॉज एनालिसिस। अब जो आपके घुटनों में दर्द शुरू हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपके घुटने ही रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे। देखो, घुटना तो एक जॉइंट है जो आपके एंकल और हिप के बीच में फंस जाता है। अगर आपके फुट और एंकल में इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, अलाइनमेंट इश्यूज हैं, आपके हिप मोबिलिटी कम है, हिप स्ट्रेंथ कम है, हिप अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो नी पे लोड आएगा ही आएगा। और उसके बाद आप 10 के स्टेप्स, 20 के स्टेप्स रनिंग करके लोड डालोगे, पेन होगा। तो आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना है कि चलो सिर्फ घुटने के बारे में ना सोचते हुए ओवरऑल एक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि बॉडी में कमी क्या है, बिल्कुल, ठीक है। एंड देन अगर आपने रूट कॉज ढूंढ लिया और उसे अटैक कर दिया थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी, प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज अप्रोच, पेन कैन गो अवे। आज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैनेज नहीं की जा सकती, जिसके साथ जिया नहीं जा सकता, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से रोके। बिल्कुल भाई, ये कमर का दर्द से लेके ना घुटनों का दर्द हर दूसरे तीसरे बंदे में देख लेते हैं। बिल्कुल भाई, या ऑफिस में देख लूंगा मैं, हर किसी के कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मोस्टली क्योंकि दूसरा तीसरा बंदा मिल रहा है यही सेम प्रॉब्लम के साथ में। बिकॉज वी आर लेजी, वी ह्यूमंस आर लेजी। 2 रीजन है। एक तो किसी की अगर इंजरी हो गई, वो अलग, मैं उसे वो अलग ही केस हो गया, वो कि किसी के डेडलिफ्ट मारते हुए इंजरी हो गई, ज्यादा वेट मारते हुए, उसे मैं बेवकूफ कहूंगा, ठीक है, लेजी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा वो बेवकूफ है, ठीक है, कि ईगो लिफ्टिंग कर रहा था, बैक में इंजरी हो गई, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज कर रहा था, घुटना घूम गया, वो बेवकूफी है, दैट्स नॉट लेजीनेस। आप कहो जैसे कॉर्पोरेट कल्चर है, हमें बहुत देर सिस्टम पे बैठे रहना पड़ता है, उसके बाद हिप्स टाइट होते हैं, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, घुटनों में, वीकेंड पे खेलने चले जाते हैं, घुटने दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन एक ही है, वी ह्यूमंस आर गेटिंग लेजी, दैट्स इट, नो अदर रीजन। अगर आप लेजी हो, देखो अभी पीछे बहुत रील्स वायरल हो रही थी कि हमारे जो इन्फोसिस के सीईओ हैं, शायद उन्होंने बोल दिया हफ्ते में 70 घंटे काम करो। बहुत वायरल हुआ था ये वाली चीज ना, है ना, कि 70 घंटे काम करो। अब देखो, एक मैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर सच बताऊं,
मुझे करना पड़ता है, हाँ, मुझे करना पड़ता है। आई ओन अ बिग बिजनेस, 100 लोगों की तनख्वाह मेरे काम पे टिकी है, तो मुझे करना पड़ेगा 70 घंटे काम, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप, मैं, कोई भी काम करता है, सिस्टम के सामने बैठता है। मैं भी 10 घंटे बैठ जाता हूँ, 10-12 घंटे मेरा भी हो जाता है। देख के लगता होगा कंटेंट क्रिएटर है तो जिम में घूम रहा होगा, देख के ये लगता है ना, नहीं भाई मैं भी बहुत वक्त बिताता हूँ। मेरे को तो ये लग रहा था आज भी भाई वर्कआउट करके आया होगा। भाई नहीं, कपड़े ऐसे पहनता हूँ, पसंद है, ठीक है, और फिट दिखता हूँ, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे का, आपने मुझसे पूछा कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों? बिकॉज वी आर लेजी, वी डोंट प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे दिन में 24 घंटे हैं, सोच के देखो 24 घंटे हैं, अ लॉट कैन हैपन इन 24 आवर्स। अबे सूरज निकल के डूब जाता है और दूसरी तरफ से चांद निकल आता है ना। 24 घंटे में अगर इतना हो सकता है, 10 घंटे बैठ लोगे सिस्टम पे, यार 14 घंटे तो बचे हैं ना। बिल्कुल 7 घंटे सो लोगे, कैसा से कितने 17 घंटे हो गए। 10 घंटे में हायर एंड पे कह रहा हूँ, जो एक नौकरी करता है इंसान। हाँ, उसमें ट्रैवलिंग भी आ गई भाई, वो 12 घंटे लगा लो यार, 12 घंटे हो गया। हाँ, 12 घंटे काम कर लिया आपने, अब बहुत बड़ी नौकरी है आपकी, बहुत कुछ टिका है उसमें। 7 घंटे सोओगे, 19 घंटे हो गए, बच्चे हैं 5 घंटे। मुझे कोई भी दुनिया का एक इंसान आके बता दे कि मैं इन 5 घंटों में से 45 मिनट ऑन अ सेफर साइड, मैं ये मिनिमम कह रहा हूँ, मेरी अप्रोच तो यही रहेगी कि भाई ज्यादा करो, है ना, कि थोड़ा ज्यादा करो 45 मिनट, थोड़ा बूस्ट कर लो अपने आप को। कोई इंसान कह दे कि यार मैं 45 मिनट नहीं निकालता एक्सरसाइज के लिए, हाँ, अगर आ गया तो मैं उसे वे आउट बता दूंगा कि तू कहाँ गलत कर रहा है, और मैं उसे कहाँ गलत कर रहा है इससे पहले ये बताना चाहूंगा कि क्यों तुझे इसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर हेल्थ टुडे ओवर एवरीथिंग एल्स, यू विल सफर टुमारो। ठीक है, सी वी हैव अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ 1500 डेली, ऑलमोस्ट 1500 पीपल बुक अ कॉल विद अस, विद मी। मेरी कॉल तो चलो थोड़ी महंगी है, पेड है, हमारी सेल्स टीम है, उनके साथ कॉल पे जाने का कोई पैसा नहीं लगता, ओवर अ वीडियो कॉल। तो जिन भी लोगों से हम बात करते हैं ना, उनमें देखो टारगेट ऑडियंस होती है हर बिजनेस की, कि तो हमारी जो मेन ऑडियंस है ना वो है 25 to 45, ठीक है, मेन हमारी टारगेट ये ऑडियंस है जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं, और जो हमारे साथ बेसिकली काम करना चाहते हैं। तो जो भी 40 बेसिकली 35 37 प्लस आते हैं ना हमारे पास, वो एक मजबूरी के साथ आते हैं। वो आते हैं एक ब्लैंक चेक के साथ कि पैसों की बात मत करो, घुटने ठीक कर दो। क्या तुम ठीक कर दोगे? ये पता है कौन लोग होते हैं? जिन्होंने गलत डिसीजंस लिए होते हैं और प्रायोरिटाइज नहीं किया होता अपनी हेल्थ को इन देयर 20s। तो जो भी इंसान अभी 18, 20, 22 साल का है, अपने करियर की तरफ बहुत अग्रेसिवली जा रहा है, और उसके पास ये बहाने हैं कि यार मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं इतनी देर नौकरी करता हूं, और इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। हर कोई दोस्तों से मिलने, पार्टी करने, वीकेंड पे घूमने, ट्रैवल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कर रही है दुनिया, एक्सरसाइज नहीं कर रही, अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रही। यही लोग इस बीच अगर इंजरी हो जाए, हैबिट्स तो चेंज जल्दी से करते नहीं, आफ्टर देयर 40s फिर वो हमारे पास आएंगे, हमारी जेब भरेंगे मजबूरी के पास। तो जो भी ये बंदा सुन रहा है, अगर तुम्हारी एज कुछ भी है, इट इज नेवर टू लेट एंड यू आर गेटिंग लेट एवरी डे। आई कॉल इट अ डबल साइडेड स्वॉर्ड। ठीक है, हर दिन तुम लेट हो रहे हो अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे, बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी तक एक्शन नहीं भी लिया तो आज ले लो, ठीक है, प्रायोरिटाइज करो अपनी हेल्थ को। बैक पेन, घुटने का दर्द, सब ठीक हो जाता है ठीक अप्रोच के साथ। भाई ये बताओ, ट्रेडमिल पे रनिंग करने से नीज में प्रॉब्लम आती है क्या? क्योंकि बहुत बार लोगों से मैंने सुना है कि भाई ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं करनी चाहिए, और सर तुम ग्राउंड पे कर लो। देखो, ग्राउंड इज ऑलवेज बेटर। हाँ, घास के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नंबर 1, ट्रेडमिल के ऊपर देयर आर केसेस जहां आपको मिलेगा, लोग मिलेंगे जो दुखी हैं, मैक्सिमम दुखी ही हैं। क्यों? वो देखो, जो आपने सैर करने वाली बात की थी ना और रनिंग करने वाली बात की थी, बात यही है, तुम चाहे घास पे भाग लोगे बिना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, बिना मोबिलिटी किए बहुत देर तक, या फिर तुम चाहे ट्रेडमिल पे भाग लोगे, दिक्कत तुम्हारे आएगी। घास वाले के थोड़ी लेट आ सकती है, ट्रेडमिल वाले के थोड़ी जल्दी आ सकती है। हार्ड सरफेस, हाँ वही। ठीक है, तो आपके जॉइंट पे तो प्रेशर आ ही रहा है, घास पे भी आएगा, ट्रेडमिल पे भी आएगा, तो दिक्कत आ सकती है। मैं ये कहूंगा कि
वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो। ट्रेडमिल पे भागने में मजा आता है, भागो, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मत छोड़ो। अगर आप रिप्लेस कर सकते हो ट्रेडमिल को घास से, बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया भाई। या भाई हम डेली लाइफ में हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होते जा रही है? फ्लेक्सिबिलिटी तो इसीलिए खत्म होती जा रही है, हम स्ट्रेचिंग नहीं करते। देखो सवाल ये उठता है, फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें चाहिए क्यों, तुम्हें चाहिए क्या, आपके गोल पे डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होना इज लाइक अ वरदान। हाँ, किसी के पास नेचुरली आ जाती है। आप देखते हो कि फीमेल्स में स्पेशली, मेन से वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, जनरली। वो एक वरदान है, ठीक है। अगर आप उस पर काम नहीं करते रहोगे, वो कम भी होती रहेगी, है ना, रिस्पेक्ट दैट। आदमियों में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इफ यू कंपेयर टू फीमेल्स। आप स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते रहोगे तो वो भी कम होती रहेगी। तो कम होने का रीजन यही है, उस पे काम ना करना, ठीक है, उसको प्रैक्टिस ना करना बार बार। इफ यू डोंट स्पेंड मोर टाइम डूइंग फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग व्हाटएवर, जो आपका वो फिटनेस का एस्पेक्ट है, चाहे वो एंड्योरेंस है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, वो धीरे धीरे डिप करता रहेगा। तो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, दैट इज द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन। कंसिस्टेंट रहो, करते रहो। अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप बैठने से तो क्या ही होगा। यस, वही भाई। फ्लेक्सिबल बॉडी रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए यार? बेसिक स्ट्रेचेस मैं आपको अगर बताऊं, सबसे पहले तो स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है, मैंने कल ही एक रील डाली है उस पे। अब जैसे ही आगे बेंड होते हैं, कई लोगों के कमर में ही दर्द हो जाता है, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा पहले दिन ही तुमने जमीन छू लेनी है, बट स्लोली स्लोली यू हैव टू बिल्ड दैट एबिलिटी। तो सबसे पहली चीज मैं माय फेवरेट यही कहूंगा, फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। उसके बाद हर इंसान देखो कम से कम चौकड़ी मार के, हाँ, ठीक है, नमाज की जो पोजीशन होती है वज्रासना, ठीक है, उसमें, और डीप स्क्वाट में, ठीक है। चार चीजें, चार एबिलिटीज मैं कहूंगा कि बेसिक इंसान के पास होनी चाहिए। एक है फॉरवर्ड बेंडिंग, आप सीधे खड़े होके घुटने सीधे रख के नीचे जमीन छू सको। दूसरा, आप इंडियन टॉयलेट सीट पोजीशन डीप स्क्वाट में बैठ सको। तीसरा, वज्रासना जो नमाज पोजीशन होती है उसमें बैठ सको। और चौथा, चौकड़ी मार के, जो हमारे इंडियन कल्चर में जिसमें बैठ के खाना खाते हैं, नॉर्मल तो, बैठते नीचे बैठते हैं। हाँ, तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इनको करने के लिए बहुत लंबा वो लगेगा फिर कि आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब आपकी बॉडी में पेन नहीं है, कोई किसी तरह का पेन नहीं है, आप ये चार मूवमेंट्स प्रैक्टिस करो। चौकड़ी मार के बैठे रहो 15 मिनट, क्या जा रहा है? सही बात है ना, कुछ नहीं है करने को, थोड़ा आगे झुक के जमीन छू लो। अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो क्या हुआ, उन्होंने मना किया आपको वज्रासन में बैठने से? नहीं, बैठ तो सकते, बैठ सकते हो। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ ली तो बहुत अच्छी पोजीशन है। घर पे इंग्लिश टॉयलेट है, कोई बात नहीं, इंग्लिश टॉयलेट पे भी आप इंडियन स्टाइल से बैठ सकते हो। बिल्कुल, सीट नीचे की और इंडियन स्टाइल में बैठ गए, ठीक है। इट इज हेल्पफुल। और पर्सनल एक्सपीरियंस भाई, पेट बहुत बढ़िया साफ होता है, ठीक है। व्हेनेवर आई गो टू माउंटेन्स, वी डोंट हैव अ टॉयलेट देयर, वी डिग होल्स इन द ग्राउंड एंड वी सिट इन इंडियन टॉयलेट पोजीशन। पेट भी बहुत बढ़िया साफ होता है। तो जब आपकी बॉडी में पेन नहीं है, ये चार मूवमेंट्स प्रैक्टिस करते रहो। भाई कोई 5 ऐसे एक्सरसाइज बताओ जो एक बच्चे से लेके बूढ़े तक कर पाए। सबसे पहला तो सिंगल लेग रेजेस, ठीक है, लेट के पैर सीधा रख के उठाना है, जो कि हर जगह बताई जाती है, हाँ, लेकिन उसका प्रोग्रेशन नहीं बताया जाता है। भाई ये वाली एक्सरसाइज एब्स के लिए है क्या? नहीं, मतलब लेट के जो पैर उठाने वाले आप बता रहे हो, ये वाले सिंगल लेग। अच्छा, सिंगल लेग वो आपके हिप फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिसेप के लिए है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, घुटनों के दर्द के लिए आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा ना, तो ये एक्सरसाइज हर जगह बताई जाती है। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, इसको प्रोग्रेस करो, वेट ऐड करो, एंकल वेट्स, पैर में केटलबेल फंसा लो, हाँ, गोल्ड माइन है वही एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरी, ग्लूट ब्रिजेस। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, किसी भी उम्र का इंसान, किसी भी वेट का इंसान कर सकता है। आपके कहीं कुछ दर्द नहीं होगा और आप ये छोटी सी एक्सरसाइज करोगे और आपका ग्लूट, हमारा ग्लूट पावर हाउस होता है, ठीक है, लेकिन ग्लूट कोई ट्रेन ही नहीं करता। ग्लूट सिर्फ आजकल लड़कियां ट्रेन करती हैं टू गेट बिग बूटी, जो ट्रेंड बन गया है, विच इज वेरी गुड, एटलीस्ट दे आर ट्रेनिंग इट। एंड व्हेन योर ग्लूट्स आर स्ट्रांग, आपकी लोअर बैक और नीज काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहती है, बिकॉज ये मसल डायरेक्टली नीज को और लोअर बैक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो तीसरा है टर्मिनल नी एक्सटेंशंस। आपको सामने एक बैंड लगा के अपने घुटने के पीछे लगाना है और बस पैर मोड़ के अपना पैर
सीधा करना है, किसी भी एज का इंसान ये कर सकता है, ठीक है। चौथी एक्सरसाइज मैं कहूंगा सिंगल लेग स्टैंडिंग काफ रेज, या फिर अगर कईयों के जो पीपल ओवर 60 हो सकता है काफ रेजेस ना हो उनसे स्टैंडिंग, वो सीटेड भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, सिंपली आपको बस पैर नीचे रख के आपको यहाँ वेट रख लो और आपको पैर उठाना है, ठीक है, फॉर योर काफ मसल। और आखिरी है जिसे, एंड दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ द फिंगर्स ऑफ योर फीट, ठीक है, टो योगा कहते हैं हम इसे। अच्छा, टो योगा कहते हैं। आप सिर्फ अपनी पैरों की उंगलियों को भी हिलाओ, ठीक है। जब हमारा जन्म हुआ था, ठीक है, भगवान ने हमारे पैर ऐसे थोड़ी बनाए थे। हाथ और पैर बच्चे के देखोगे आप, उंगलियां वो यूं रहती हैं, ऐसे होती हैं, हाथों पैरों बंद रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर आप भी अपने पैर देखोगे, आपका पैर ऐसा दिखता है, ठीक है, मेरा पैर ऐसा दिखता है। क्यों? मैं अपने पैरों की उंगलियों को ट्रेन करता हूँ। अगर आप अभी भी कैमरे में दिख रहा होगा तो मेरी उंगली आपको बहुत खुली, हाँ, मतलब लग रहा है मेरे को, ठीक है, मतलब वाइड लग रही है, वाइड लग रही है, ठीक है। आई कैन होल्ड थिंग्स। मैं खंभों पे चढ़ जाता हूँ भाई, पेड़ पे चढ़ जाता हूँ नंगे पैर, हाँ, बिकॉज आई कैन ग्रैब थिंग्स फ्रॉम माई फीट एज वेल, नॉट ओनली माई हैंड्स। तो एक एबिलिटी है, गुड टू हैव एबिलिटी, एंड एवरीवन शुड हैव दिस एबिलिटी, बिकॉज भगवान ने, जिसने भी इस ये दुनिया बनाई है, इंसानों को बनाया, उसने हमें एबिलिटी दी थी। तो ये 5 चीजें मैं कहूंगा ट्रेन करो। टो योगा आखिरी। भाई, जिन लोगों की एज बढ़ रही होती है और मेडिकल कंडीशन होती है, तो वो तो हेल्पलेस हो जाते हैं बिल्कुल। यार अभी एक बड़ा फनी इंसिडेंट याद आ गया मुझे। एक बहुत ही रिसेंटली फेमस हुए एक बहुत बड़े कॉमेडियन है हमारे देश में, तो उनको एक कंडीशन है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, ठीक है, तो पीछे एक रील वायरल हो गई, उन्होंने किसी पॉडकास्ट में बोल दिया कि एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, ठीक है, एज इज रियल, इट विल हिट यू हार्ड, कमर अकड़ जाती है, ये दर्द होने लग जाता है, वो दर्द होने लग जाता है। तो मेरे को ना, मेरा दिमाग खराब हो गया देख के, ठीक है, बीइंग अ पर्सन जो खुद ऐसी कंडीशन से लड़ रहा है, दो उनकी जो कंडीशन है, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट है, बट मैं उस पर आता हूँ, आपको बताता हूँ कि वैसी कंडीशन वाले लोग भी क्या हेल्पलेस फील करने लग जाएं। इसे मैं विक्टिम मेंटालिटी कहता हूं, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार बढ़ती उम्र के साथ आपकी कंडीशन खराब होती रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकोगे, आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ओनली इफ यू डोंट एक्ट, ओनली इफ यू डोंट वर्क ऑन योरसेल्फ। तो उन भाई साहब ने रील में बोल दिया कि भाई पूरा विक्टिम प्ले कर दिया, मैंने उन पे रील बना दी। अच्छा। कि भाई ऐसा तो होगा ही, अगर आप कभी वर्कआउट ही नहीं करोगे तो ऐसा क्यों नहीं होगा, बाकियों को क्यों डरा रहे हो। आप अपने आस पड़ोस में देखो, पक्का आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई अंकल होंगे जिनकी एज बहुत होगी बट बहुत फिट होंगे। यार आइकन्स हैं हमारे देश में, आइकन्स हैं, मिलिंद, राइट, अनिल कपूर जी, ठीक है, उनकी क्या एज नहीं बढ़ रही, उनकी कभी कोई इंजरी नहीं होगी, क्या हुई होगी, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी नहीं है, वॉरियर मेंटालिटी है। और यही सारी बातें ना मैंने रील में बोल दी। अच्छा भाई साहब, उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया और उनकी टीम का मुझे ईमेल भी आ गया। तो मुझे पता लगा कि जब इंसान सेलिब्रिटी बनता है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ी ईगो आती है, और एक अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए वो आती है कि वो कहते हैं, वो मुझे भी ईमेल में भी, कि मुझे एक ऐसी कंडीशन है जो कि ठीक नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। मन में तो मेरे यही आया, इसका मतलब ये कि आप डराते रहोगे सबको। We have spondylitis cases with us who are doing fine. All you have to do is just work on yourself. अगर आपकी कंडीशन इरिवर्सिबल भी है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम उम्मीद छोड़ दोगे और करना बंद कर दोगे? You can fight with everything. तो उम्र will hit you hard if you don't fight. भाई आप ना बहुत बार बोलते हैं कि मेरे नीज बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है, बहुत बार मैंने सुना है आपका। तो ये बताओ कि नीज को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत, बहुत लंबे समय तक। आप काफी टाइम से कर रहे हो ना भाई? बहुत, मतलब ऐसे कितने साल हो गए मुझे घुटनों पे काम करते हुए? मतलब घुटनों पे तो मैं सिर्फ घुटनों की बात करूंगा, घुटनों पे काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। और कि मुझे आज भी हफ्ते में 2 दिन तो करना ही पड़ता है अपने लिए कुछ, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड द राइट अप्रोच, ठीक है। ये 4 चीजें आप चालू रखोगे तो आपके घुटने भी बुलेट प्रूफ हो जाएंगे। और बुलेट प्रूफ इज अ फैंसी वर्ड कि बुलेट प्रूफ नहीं, जब कोई गोली मारेगा तो भाई छेद हो गई, बिल्कुल है, वो तो बोलने वाली बात है भाई, ठीक है। लेकिन
मेरे लिए बुलेट प्रूफ की डेफिनेशन क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। बताओ। मेरी उम्र 30 साल है, कागजों पे मेरे घुटने 60 साल के हैं। अगर आप मेरे नीज का एमआरआई और एक 60 साल के इंसान का एमआरआई देखोगे तो हो सकता है मेरे ज्यादा खराब हो, क्योंकि मेरे बहुत इंजरीज हुई हैं, मेनिस्कस निकाल दिए गए हैं, एसीएल की म्यूकोइड डीजनरेशन हुई है, मतलब जिसे कहते हैं गल जाना। अच्छा। कभी इंजरी भी नहीं हुई दोबारा, लेकिन गल जा रहे हैं एसीएल, मेनिस्कस निकाल दिए गए हैं, कार्टिलेज आज से 5 साल पहले 4th ग्रेड डैमेज हो गया था, और पता नहीं क्या क्या है। एक 60 साल के इंसान के डीजनरेशन होगी। डीजनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, आपकी उम्र के साथ घुटने के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का वेयर एंड टेयर हो रहा है, मल्टीपल रीजंस होते हैं उसके। तो घुटनों की हालत मेरी 30 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा खराब है। बुलेट प्रूफ होने का मतलब क्या है, आज मेरा जो फिजिकल एक्टिविटी करने का मन करता है मैं वो कर सकता हूँ, पेन फ्री, बिना इंजरी के डर के। बढ़िया भाई, ये सबसे बढ़िया भाई। मतलब अभी आप लोगों की पेन रिकवरी करवा रहे हो, उसके साथ साथ में आपने स्वच्छ हिमालय अभियान स्टार्ट कर रखा है। स्वच्छ पहाड़ अभियान, पहाड़ अभियान ये स्टार्ट कर रखा है। तो ये बताओ, ये सारे अच्छे काम करने की कसम खा ली क्या आपने? नहीं, कसम नहीं खाई, मैं कोई कंटेंट के लिए करता हूँ ये सब, ठीक है। मेरा ना जो अंदर से आता है ना, आज मैं वो कर देना चाहता हूँ। कि हमें नहीं पता यार जिंदगी कितने साल चलनी है। सही बात है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 60 साल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरा आज जो करने का मन करे मैं वो करके निपटा दूं। मेरे अंदर से एक दिन आया कि मुझे ये करना है, मैंने पंगा छेड़ लिया। हमने 3 दिनों में 350 किलो कचरा धर्मशाला रीजन में इकट्ठा किया। गुना देवी माता का मंदिर है एक नड्डी से आगे, ठीक है। और उसके बाद एक त्रिउंड ट्रैक है, जिस सबको पता है, हम सारे इंडियंस का पहला ट्रैक त्रिउंड, बिल्कुल है ना। जहाँ दोस्तों के साथ हम जाके कैंपिंग करते हैं, रात को आग जलाते हैं, वहीं दारू पीते हैं। सबका पहला वही है। और फिर साइड में पहाड़ में वही बोतलें, वही ये सबसे बड़ी गलती है। बस वही साफ करने गया था मैं, ठीक है। तो जिस दिन मेरे मन में आया और मैंने किया, और मोर ओवर उसका रीजन ये कि यार क्लाइमेट चेंज जैसे मैं देख रहा हूँ, इट इज कनेक्टेड टू माई चाइल्डहुड। रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन मेरे चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। जब हम छोटे होते थे ना, तो जो सितंबर में हमारे एग्जाम्स होते थे, हम वो स्वेटर पहन के देने जाते थे। अच्छा। स्वेटर पहन के, आज से 15 साल पहले ना धुंध होती थी चंडीगढ़ में। आज सितंबर में, अभी नवंबर एंड है और मुझे इसमें गर्मी लग रही है। सही कह रहा हूँ, बॉडी में गर्मी लग रही है। तो इसका नॉर्थ में हमें, हमारे देश को और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, नॉर्थ ईस्ट में जो है, हमें एक वरदान है हिमालयस। बिल्कुल, ठीक है। ये एक वरदान है जो हमारे पास है। हमें कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। जो पानी हम पी रहे हैं, जो बिजली हमें आ रही है, ये सब वहीं से आ रही है, और हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। मेडिसिन कितनी आ रही है भाई हिमालय से, ये बिल्कुल भाई। मतलब कहा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, गए हुए थे। मैंने वो जगह भी देखी है। अच्छा। नीति वैली में, उत्तराखंड में। वहां ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पहाड़ उठाया हुआ है। दो आई एम द लास्ट पर्सन हु बिलीव्स इन दीज स्टोरीज, और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, ठीक है। अगर रियल था ये सब जो भी बताया गया है हमारे कहानियों में, रामायण में, महाभारत में, वी हैव द मोस्ट व्हाट आई वुड से इज प्रोडक्टिव हिस्ट्री। प्रोडक्टिव क्यों कह रहा हूं, हम अपनी हिस्ट्री से सीख के क्या कुछ कॉन्कर कर सकते हैं। और जो भी आज हम अच्छी वैल्यूज, अच्छे ट्रेट्स, ह्यूमन नेचर, पर्यावरण, ये सब रामायण, महाभारत, गीता, इन सब लिखा हुआ है ना। तो अगर ये सब रियल था तो ये सारी चीजें हम इंसान ही कर चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सारी चीजें सिर्फ लिखी भी हुई हैं तो बहुत बढ़िया लिखी है भाई। व्हाई नॉट फॉलो इट, क्यों ना हम पर्यावरण का ध्यान रखें। और जो मैंने आपको बताया, इट इज कनेक्टेड टू माय चाइल्डहुड। मैं देख रहा हूँ कि वही वेदर कितना मतलब खराब हो गया, ठीक है। अब गंगा है जो हमारी नदी है, ठीक है। तो बचपन से सबने सुना होता है गंगा माँ, गंगा माँ। हमने भी सुना है, बीइंग फ्रॉम आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, मैंने भी बहुत गंगा माँ सुना है। मम्मी घर पे गंगा जल छिड़क रही है, तो मेरे मन में चुल थी, मैं देख के आऊँ ये गंगा माँ निकलती कहाँ से है। तो गौमुख ग्लेशियर है उत्तरकाशी जिले में, गंगोत्री आपने सुना होगा, वहां से एक ट्रैक निकलता है गौमुख ग्लेशियर के लिए। मैं वहां होके आया, ठीक है। बहुत ही मतलब अलग ही वाइब है, अलग ही माहौल है। लेकिन वो ग्लेशियर हर साल छोटा होता जा रहा है, हर साल। और वो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर है। केदारनाथ के पीछे चोराबारी ग्लेशियर है, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर है, चंगबंग ग्लेशियर है उत्तराखंड में। ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो छोटे होते
जा रहे हैं। तो इट इज कनेक्टेड टू माई चाइल्डहुड एंड पहाड़ खून में। बोलता हूँ मैं पहाड़ी बाय ब्लड, पंजाबी बाय नेचर, डेडली कॉम्बिनेशन है। पहाड़ मुझे ले जाता है कि चलो पहाड़ों पे जाना है, और मेरा पंजाबी नेचर अग्रेसिव है कि चलो एक्ट करते हैं, सिर्फ बातें नहीं कुछ करते हैं। तो स्वच्छ पहाड़ अभियान इसीलिए शुरू किया है। अभी सिर्फ एक बार किया है हमने, ठीक है। मेरे फ्यूचर प्लान्स भी हैं। मेरा गोल ये है कि हर 3 महीने में हम एक लोकेशन कवर करें, अलग अलग जगह पे। हिमाचल उत्तराखंड से मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज है वो, हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत है। और धीरे धीरे इसे बड़ा करेंगे व्हेन थोड़ा वेला हो जाऊं मैं, पैसे कमा लूं थोड़े, और कि इतने पैसे कमा लूं कि मुझे यार किसी चीज की टेंशन ना हो, कुछ सोचना ना पड़े। कि मेरे को पैसे उड़ाना बहुत पसंद है। हर इंसान की अपनी अपनी वो होती है कि किक होती है। मेरी किक पता है क्या है? मुझे पैसे उड़ाने में बहुत मजा आता है, पैसे खर्चने में। तो खर्चने के लिए मुझे कमाने पड़ेंगे, और कमाने इतने पड़ेंगे कि कोई हद ना हो। बिल्कुल भाई। कंटेंट क्रिएट जब से स्टार्ट करा आपने, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? मतलब जब से बैड न्यूज गुरु का सफर आपने चालू करा है, क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले तो यार थोड़ी ईगो डाउन हो गई है। कैसे? ईगो अप हो जाती है ऐसे केसेस में ना। हाँ, मेरा ना ईगो थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि यार ये अकाउंट बनाने के बाद ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका, बात करने का मौका मिला कि मैं सोचता हूँ कि यार जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है। जिंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है अपनी यार। और हम बस दिक्कतें बना लेते हैं। और जब मैं दूसरों की दिक्कतें सुनता हूँ ना, तो इट कीप्स मी ग्राउंडेड। सिर्फ इस अकाउंट की वजह से, अपने कंटेंट की वजह से, मुझे इतने 50,000 से ज्यादा लोगों से तो मैं कंसल्टेशन कर चुका हूँ भाई। तो इतने लोगों से बात करके आई फील ग्राउंडेड। आई फील दैट अपनी लोग हैं सारे, है ना। और दूसरी चीज कि आई कैन एक्चुअली चेंज लाइफ्स। ठीक है, मैं खुद को नॉर्मल इंसान नहीं मानता। सीधा सीधा बात बताता हूँ तुम्हें कि मे भी कुछ ऊपरी थॉट्स है मेरे। आई एम स्पेशल, और अपनी लाइफ में हर किसी को स्पेशल होना चाहिए, अपने लिए फील करना चाहिए। आई फील द सेम, आई फील स्पेशल। आई फील दैट आई हैव सम पावर्स, आई हैव सम सुपर पावर्स, जो बहुत प्रैक्टिकल है और बैक्ड अप बाय साइंस भी है। और मे बी it is just my energy, my thoughts, my words, my content, whatever it is. I have some superpowers जिसके थ्रू I can inspire millions, ठीक है। और मैं बहुत सारी जिंदगियां चेंज कर सकता हूँ, जो कि मुझे इस अकाउंट से पहले नहीं पता था। मेरा बहुत नैरो था जिंदगी को लेके पर्सपेक्टिव, बहुत। तो मेन यही 2 चीजें हैं कि ईगो डाउन हो गई, ठीक है, और पता लगा कि भाई तू कुछ है और तू बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि देखो, अपने लिए पैसे कमा रहा हूँ यार, मतलब बढ़िया, और क्या चाहिए। पैसे वैसे बढ़िया कमा रहा हूँ, बढ़िया जिंदगी जीतता हूँ, जो मन में आता है वो करता हूँ, वो अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बट भगवत गीता में लिखा है कि जो समाज के लिए किया काम ही धर्म कहलाता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली धर्म को कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं मानता। मैं अपने कर्म को और अपना पार्ट किसी और की जिंदगी में पॉजिटिवली प्ले कर पाऊं, इस पर्यावरण, इंसानियत के प्रति कुछ चेंज ला पाऊं थ्रू माय कंटेंट, दैट इज माय धर्म। तो अपना तो धर्म बन गया अभी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात तो भाई यही बोली आपने, मतलब धर्म है भाई, धर्म है भाई। अभी आप वहाँ गए थे ना, ईशा फाउंडेशन गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? टॉप यार, मतलब गूज़बम्स आ गए जैसी तूने ईशा फाउंडेशन के बारे में बात की ना। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, और जो मैं शेयर करना चाहूंगा, आई एम द लास्ट स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। स्पिरिचुअल इन द सेंस मैं मेडिटेशन वाला बोलूंगा, कि जो मेडिटेशन, शांति में बैठना वाला बंदा हूँ, जो बिलीव करते हैं, या फिर रिलीजियस भी। आखिरी बंदा, पूरे जो 40 लोग थे वहां, इंडिया से 40 क्रिएटर थे, सब में सबसे ज्यादा आखिरी बिलीवर मैं ही रहा हूँगा उस जगह का। और द बेस्ट थिंग अबाउट ईशा फाउंडेशन वाज, इवन बिफोर आई वेंट देयर, जब उन्होंने मुझे रीच आउट किया, मैंने उन्हें पहली चीज यही बताई कि भाई मैं ऐसा हूं। दे सेड इट्स ओके, नॉर्मल ना, दे सेड इट्स ओके, वी वांट यू टू कम हियर, ठीक है। आई वांटेड टू गो देयर बिकॉज मे बी आई डोंट नो समथिंग राइट नाउ, मे बी आई कैन लर्न समथिंग न्यू, कि वहां कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, चलो जाके देखते हैं, ठीक है। मैं नॉन बिलीवर हूं, जाके देखते हैं क्यों लोग बिलीव करते हैं, एक्सपीरियंस करके देखो। जब तक तुमने कोई चीज नहीं की, तब तक उसे कैसे
हाँ, फिर तो दिमाग में कुछ भी बना लो, बना लो। इट इज वर्किंग फॉर मिलियंस, राइट? हाँ, उन्होंने मुझे क्यों पुश बैक नहीं किया? मुझे ये लगता है कि उनको खुद पे इतना भरोसा है कि वो लोग इतने प्योर जेन्युइन हैं कि चाहे कोई भी आए, उन्हें पता है कि दे विल हैव गुड एक्सपीरियंस हियर। तो मैं इस माइंडसेट से गया था वहां पे। अच्छा। और मैंने ये सबके बीच में बैठ के माइक पे पहले दिन ये बोल दिया कि भाई मैं तो, मेरा ये सीन है, तो मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। 3 दिन के बाद जो भी चीजें मैंने वहां देखी 3 दिन में, देखो भाई एक्टिंग नहीं थी वो चीजें। आई नो ह्यूमंस, आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। एक्टिंग नहीं थी वो, दे आर डिफरेंट पीपल। किसी के मत्थे पे तुम ऐसे नहीं देखोगे यार, कोई तुम गुस्से में नहीं देखोगे। एवरीवन इज रिलैक्स्ड, चिल कहते हैं ना आजकल, मीम चल रहा है कि आई एम जस्ट अ चिल गाय। भाई वो लोग चिल है एक्चुअली में, ठीक है? हर कोई तुम्हें हंसता हुआ दिखेगा, ऐसे करता हुआ दिखेगा, कोई गुस्से में नहीं दिखेगा तुम्हें, कोई तुमसे कोई चीज निकलवाना नहीं चाहता। हम बीइंग कंटेंट क्रिएटर वहां जा रहे हैं, हमारा काम क्या है? कंटेंट बनाना। बिल्कुल। और वो लोग पता क्या कह रहे हैं? तुम कंटेंट छोड़ो, तुम एक्सपीरियंस करो, कि तुम एक बार देखो ये जगह क्या है। तो जैसे वहां पे बहुत सारी सदगुरु ने टर्म, मतलब मुझे टर्म के बारे में नहीं पता था, कॉन्सेक्रेटेड प्लेसेस हैं जहां पे सदगुरु ने अपनी लाइफ की एनर्जी, ध्यान लगा के मेडिटेट करके अपनी लाइफ की एनर्जी किसी जगह को दी हुई है। तो एक ध्यानलिंगा करके एक जगह है भाई, वो अलग ही स्पेस है, इट इज अ डिफरेंट स्पेस। सेमी सर्कल उसका स्ट्रक्चर है, अंदर एक शिवलिंग है। मैंने बताया तुम्हें ना मैं रिलीजियस हूँ, ना मैं मेडिटेशन वाला स्पिरिचुअल हूँ। वहां तुम अंदर 2 मिनट बैठ जाओगे ना, जैसे मैं तो बहुत ही इस माइंडसेट से बैठा था ना कि मैं भी तो देखूं क्या है, बट देयर वाज समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो क्या था। मेरी वाइफ तो चलो मेडिटेशन में बहुत बिलीव करती है, वो तो मेडिटेट करते करते बस ऐसे ही हो गई थी वहां पे, और मैं उसे देख रहा था, भाई इसे क्या हो गया कि ठीक है। मैं बाकी लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वही बैक बेंचर था ना वहां पे, जो बाकी को देख रहा था, बाकी ऐसे ये क्या हो रहा है। तो हर कोई एक अलग वाइब में था उस जगह पे। कुछ है भाई, ठीक है, सदगुरु ने जो भी किया है बड़ा अमेजिंग किया है, ठीक है। और आई फेल्ट समथिंग इज देयर, आई डोंट नो क्या था, ना मैं फिगर आउट कर पाया, और मैं भी ना कभी कर पाऊंगा वो क्या था। और उसके अलावा जिन चीजों से मैं कनेक्ट कर पाया पर्सनली, वो थी जैसे सेव सॉइल मूवमेंट है उनकी, ठीक है। सदगुरु ने भाई पूरी दुनिया एक मोटर बाइक पे घूम के इतने लोग जोड़ लिए साथ में, हम एक चीज बोल के कि भाई हम इस मिट्टी से निकले हैं और हम सब ने एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है, और यही मिट्टी है जिसका हमने सर्वनाश किया हुआ है, ठीक है। उस चीज से मैं बहुत कनेक्ट कर पाया। आई हैव समथिंग फॉर गायें भैंस बैलों के लिए, आई हैव समथिंग फॉर देम इन मी। मे बी मेरी मम्मी को बहुत पसंद थे, मे बी इट केम फ्रॉम देयर। पहाड़ी है, ठीक है, मम्मी ने गाय की सेवा बहुत की है, तो हो सकता है वहां से आया मेरे अंदर। गौशाला है वहां पे, दे आर प्रिजर्विंग, जो नंदी होते हैं ना, बैल होते हैं, उनकी स्पेशीज को वो प्रिजर्व कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। काउ वेस्ट से, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। और भाई उनको अच्छा खाना खिला रहे हैं। कल मैं यहाँ गुड़गांव कैब में था रात को, मैंने एक झुंड देखा गाय भैंसों का, 15 का। प्लास्टिक खा रहे थे बहुत सारे, वो घास खा रही हैं अच्छी, तो अच्छी बात है उनके लिए, अच्छी बात है बिल्कुल। और उसके अलावा द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वाज ईशा होम स्कूल। उनका एक होम स्कूल है, ठीक है। हमने जब 3 इडियट्स आई थी तो फुनसुक वांगडू बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, फुनसुक वांगडू बहुत फेमस हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक ट्रेंड चल पड़ा कि यार ये सब गलत है, बच्चों के बीच में कंपटीशन, ग्रेड सिस्टम, हम रेस में लग जाते हैं। लेकिन सबने मूवी देखी, लहर की तरह आता है और चले जाता है ना, आया गया। उस जगह पे टिल आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड वो बच्चों को मार्क्स नहीं देते, देयर इज नो कंपटीशन। तो फिर कैसे वो करते हैं? एंड क्रेजी थिंग इज आईसीएसई बोर्ड है, नॉट इवन सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड है, होम स्कूल है, जो उन्होंने स्पेस क्रिएट की हुई है। भाई अलग ही स्पेस है। आई डोंट वांट टू हैव किड्स, आई विल बी ऑनेस्ट, बट वहां पे मैंने श्रुति को बोला, अपनी वाइफ को, अगर मैं कभी बच्चा करूंगा तो सिर्फ इसलिए करूंगा कि स्कूल में पढ़ा सकूं। 6ठी और 9वीं क्लास के बच्चे एक साथ रहते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, जहां वो रहते हैं वही उनका स्कूल है, होम स्कूल। हाँ, कंपेटिटिवनेस ओनली स्पोर्ट्स में। जैसे ही वो बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, दे आर कंपेटिटर्स, राइट,
दे कम बैक, दे आर फ्रेंड्स। ओ, ठीक है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत ही कम उम्र में उन्हें प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं कि तुम्हें पर्यावरण का ख्याल कैसे रखना है, फार्मिंग कैसे करनी है। 10वीं क्लास के बच्चे वहां इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। yeah, हाँ, तो जब तक उनका करियर चॉइस होता है ना, हाँ, जब करियर चॉइस की बात आती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज पता क्या होती है? चुनना, कि यार मैं ये करूं वो करूं। तो वो बच्चे जो वहां से पढ़ रहे हैं ना, उनको पहले ये पता लग जा रहा है कि हमने क्या नहीं करना, क्यों दे हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो पहले इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल वर्क, तो उनका स्किल बेस्ड इंटरेस्ट बन जाता है कई चीजों में। तो जिस चीज में एक इंसान का आज की दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यू ही स्किल की है। बिल्कुल। किसी बच्चे की स्किल अगर कम उम्र में कंपटीशन को हटा के उसकी स्किल पे ध्यान दे लिया, पैसा तो जितना मर्जी, पैसों का कोई अंत नहीं है, पैसा कमाने का और पैसे की भूख का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक इंसान अपनी सिर्फ एक स्किल से दुनिया बदल सकता है। ये तो है भाई। वो चीज अगर वो इंसान बनाने अगर शुरू कर उसी दिया, स्किल पे ध्यान दे, स्टार्टिंग से ही ध्यान दे, बिल्कुल बिल्कुल कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। किसी को फार्मिंग में कोई इतना अच्छा निकल गया, अगर उस इंसान में ऐसी स्किल आ गई, उसने पराली जो जलती है यहाँ पे, किसी एक स्टूडेंट ने कोई ऐसा चीजें निकाल दी, जलानी ना पड़े, सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज आ गया, पर्यावरण में कितना बड़ा चेंज आ गया। वो पैसे नहीं कमा पाएगा, हाँ, आराम से भाई, करोड़ों का मालिक होगा, लेकिन वो दुनिया बदल देगा। तो वो लोग वो चीज कर रहे हैं, वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता। तुम वहां का खाना खाओगे ना, तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा, तुम्हें ब्लोटिंग ही नहीं होगी यार। तो मेरा तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट स्टिल जिस दिन खत्म हुआ उस दिन भी मैंने एक स्पीच दी वहां पे। हाँ, वो क्या स्पीच थी उस दिन? वो भी मैंने उन सबको बोला कि तुम कौन लोग हो यार। क्या सारे वॉलंटियर्स को, तुम कौन लोग हो यार। मतलब देखो, मैं आखिरी इंसान होऊंगा जो हो सकता है तुम्हारा कोई भी इनर इंजीनियरिंग कोर्स वगैरह करे, आखिरी इंसान होऊंगा, बट it is working for you and it is working for millions. I can see that you guys are not the same like us. तुम लोग डिफरेंट हो और ऐसे ही रहना। और जितने लोगों के लिए ये चीज काम कर रही है, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम उनका, उनकी मेडिटेशन, उनके बिलीव्स, जितने लोगों के लिए वो काम कर रही है, उतने लोगों को जोड़ो अपने साथ, क्योंकि जितने ऐसे लोग जुड़ेंगे उतनी ही यार सोसाइटी में दंगे कम होंगे, ठीक है, मतभेद कम होंगे। वहां पे कोई नहीं पूछता कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। आपसे आपका धर्म कोई नहीं पूछेगा। सब साथ खाना खा रहे हैं, सब साथ रह रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, पर्यावरण का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में? सही बात है भाई, यही है भाई। अभी एक रील डाली थी ना आपने एक बच्चे के साथ पे, वो ब्रिज पे आप कुछ कर रहे थे, वो चैलेंज कर रहे थे, वो क्या सीन था भाई? वो तो मैं बताता हूँ, मैं पॉडकास्ट के लिए ही आया था एक नोएडा शायद, तो बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा, तो वहां से उतर के ना एक लोहे का ब्रिज था, तब तक नहीं पता, वो भिखारी मेरे पास आया, बच्चा था, ठीक है, वो मुझसे पैसे मांगने लग गया। मैंने कहा मेहनत कर ले, पैसे क्यों मांग रहा है? सही बात है। कह रहा जो मेहनत मैं करता हूँ ना, अगर आपने कर ली तो मेरी जेब में जितने पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा बता क्या मेहनत करता है? कहता इधर आओ। मैं गया, ब्रिज ना धूप में था, बिल्कुल ही गर्मियों का समय था, धूप में था ब्रिज। कहता यहां से वहां तक, कह रहा अगर आप इस ब्रिज पे पैदल चल गए नंगे पैर, कह रहा मेरी जेब में जितने पैसे हैं मैं आपको दे दूंगा। तो मैं सिर्फ उस बच्चे को ये दिखाना चाहता था कि मेहनत हर कोई कर सकता है। उसको लग रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, कि सिर्फ उस ब्रिज पे चल के दिखाना और पैसे मांग लेना मेहनत है, लेकिन कोई उसे उस चीज के पैसे क्यों देगा? क्यों देगा? मैंने कहा चल मैं करके दिखाता हूँ, तू मुझे पैसे दे देगा ना, देखते हैं। मैं उस ब्रिज पे पैदल चला, उसने मुझे बोला था मेरी जेब से जितने पैसे निकलेंगे मैं दे दूंगा। भाई बहुत गर्म था, गांड फट गई थी, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। पहले जैसे पैर रखा ना, उस टाइम तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा बहनचोद गलत पंगा ले लिया, आज तो गया। और मेरी बीवी, मतलब ऑब्वियसली शी इज माय पार्टनर, शी वाज वरीड कि भाई तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, इसे मे बी माय एक्शन, माय वर्ड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग, बट माय एक्शंस कैन चेंज मे बी समथिंग। मैं पैदल चल लिया, उसने घंटा 1 रुपए नहीं दिया मुझे। मैंने बोला कि अगर तू मुझे नहीं पैसे दे रहा तो मैं तेरे को पैसे क्यों दे दूं? तो कोई ऐसा काम कर जिसके लिए तुझे मेहनत का पैसा सही बात है मिले। भाई उसके बाद पैरों की हालत, सचवा होता हूँ, छाले तो नहीं पड़े पर गांड फट गई।
भाई बहुत हो गया। चलो भाई, कोई ना एक एडवाइस बताओ फिटनेस पे इंडियन यूथ के लिए। इंडियन यूथ के लिए फिटनेस पे सबसे पहले एडवाइस यही कहूंगा कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। तुम खुद कुछ करोगे। जब इंसान सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल देना, भाई 6 बजे उठ के शराब पीने कोई नहीं जाता। जो इंसान सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठेगा ना, वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा। बिल्कुल। तो एक गोल्डन एडवाइस यही है कि सुबह जल्दी उठना शुरू करो। फिटनेस और फिजिकल हेल्थ की तरफ पहला स्टेप तुम्हारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सिद्धार्थ भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। हमारे ऑडियंस को भी अच्छा सीखने को मिला होगा आपसे। तो थैंक यू सो मच भाई हमारे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आई होप लोगों को देख के मजा आए। बिल्कुल।